हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का लेक्चर है साइंस 2 का थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो हमारा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे ही नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। जैसे अगर बात करूँ कि चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर, सबके सब लिविंग क्रिएचर जितने हैं वो सबके सब रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, उनका मोड अलग अलग होता है, जैसे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये दो प्रकार के मोड्स है रिप्रोडक्शन के। लेकिन रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे आगे की जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, वो आएगा ही नहीं। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके पहले देखो, आपको समझा रहा हूँ मैं कि कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अगर देखो मैं बात करूँगा यूनिसेलुलर, इसका मतलब क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसे कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस है, यूनिसेलुलर के पास किसी भी प्रकार के फंक्शन करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, और मल्टी सेलुलर में कोई भी फंक्शन करने के लिए हमारे पास, सबके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूं, ह्यूमन बींग में हमारे पास, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूंगा तो हमारे पास लंग्स है। अगर मैं बात करूंगा इसका सर्कुलेशन का, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हार्ट और हमारे नर्व्स है। आपको ये पता होगा ना कि हमारे पास ना हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है, लेकिन इनके पास नहीं है। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम है, जैसे मेल एंड फीमेल या ह्यूमन्स या किसी एनिमल, कोई भी हो, हम उनका सेम फॉर्मेशन, मतलब स्पीसीज सेम है और उनका हम लोग नए न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेम स्पीसीज, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स है? देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हैं? 2 टाइप्स। एक कौन हमारे पास है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो आगे आपको बता रहा हूँ मैं। आपको इतना पता होगा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिनमें गैमेट्स फ्यूज नहीं होते, जिनमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इनमें हमको गैमेट्स कंपलसरी है, और इसमें हम जैसे मेल और फीमेल के गैमेट्स कंपलसरी रहते हैं। जैसे अगर देखो इनके कुछ हम वो करेंगे डिफ्रेंशिएट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन अकर इन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब ऐसा वाला रिप्रोडक्शन जिनमें गैमेट्स का फ्यूजन होता ही नहीं है, उनको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें हम लोग गैमेट्स की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो इसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स हमें बहुत ज़्यादा यूज होंगे। अब आपको पता होगा कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा मैं, तो मुझे मेल एंड फीमेल आर नॉट नेसेसरी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट नेसेसरी। इसमें ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स ही होंगे तभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये लोग है ना, बिना गैमेट्स की फ्यूजन के ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नेसेसरी। अब एक चीज़ और क्या है कि न्यू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल। अभी आपको ये भी पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी रिप्रोडक्शन होगा, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इनसे जो भी नए इंडिविजुअल पैदा होंगे, जो नए यंगवन पैदा होंगे, नए ऑर्गेनिजम्स, वो क्या हो गया? अपने आप एकदम क्या होंगे? आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या होता है? मदर से एकदम सेम टू सेम होंगे, एकदम सेम, एकदम जैसे कहते हैं ना कार्बन कॉपी। इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास डीएनए ना जल्दी आकर फॉर्म ही नहीं होता, सेम टू सेम डीएनए रहते हैं। अब आपका एक और क्या होगा? अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए इंडिविजुअल पैदा होंगे वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको पता है मेल के हार्मोन्स या मेल के क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, डीएनए, और फीमेल के डीएनए अलग होते हैं। दोनों डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बनता है। इसी वजह से इनमें चेंजेस दिखाई देते हैं आपको। और जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें आपको डिफरेंट दिखाई देगा, और जब कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देंगे। आपको देखो पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड्स से आपको पता होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो आते हैं यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर्स। अब यूनिसेलुलर में 3 टाइप्स हैं, मल्टीसेलुलर 5 टाइप्स है। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया कि बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बर्डिंग, उसके बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे जो मेथड है ना वो इसमें आते हैं, इस मेथड में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं? इनमें सिर्फ और सिर्फ सेम मेथड थे। कौन से 2 मेथड? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड होगा? एक तो मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स फ्यूज होंगे, और उसके बाद क्या होगा? रिप्रोडक्शन।
3 में क्या होंगे, गैमेट फॉर्मेशन जिसको कहते हैं जायगोट फॉर्मेशन। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर उसके 3 टाइप्स है। एक टाइप हमारे पास है, एक हमारे पास है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन दोनों अमीबा में होता है। उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। बायोलॉजी में एग्जाम्पल के साथ उसके डायग्राम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में अगर आपके पास डायग्राम नहीं आते तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो क्या होगा कि बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, अमीबा एंड अमीबा। अगर तीसरा का बडिंग, बडिंग में हमारे पास होता है ईस्ट। अब इनमें फ्यूजन कैसे होता है, देखो विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले 3 टाइप आपको मुझे बताना है, कौन कौन से 3 टाइप है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। बाइनरी फ्यूजन होता है हमारे पास अमीबा में, मल्टीपल फ्यूजन भी होगा अमीबा में, और बडिंग किस में होता है, ईस्ट में। अब आपको एक और चीज़ समझना है, बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है, एक अमीबा हमारे पास है, अमीबा है, इसको कहते हैं पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा जो है ना, वो क्या करे मालूम, अपने अंदर के जो सेंट्रॉइड्स, इन सेंट्रॉइड का 2 डिवीजन करता है, सेमेटिकल डिवीजन करने के बाद कुछ टाइम के बाद इनके जो डिवीजन है ना, इनके जो सेल्स हैं अमीबा के जो सेंटर के, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और वैसे क्या फिर आगे जाके क्या हो जाता है कि इनके जैसे ही दिखने वाले आइडेंटिकल 2 अमीबा पैदा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉटर अमीबा, जिनमें विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट रिप्रोडक्शन, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए ये लोग अपने आप के जैसे नए इंडिविजुअल को पैदा कर रहे हैं। ये होता है बाइनरी फ्यूजन। अब एक हमारे पास है मल्टीपल फ्यूजन, जो अमीबा में ही होता है। अब इसमें होता क्या है, पेरेंट अमीबा हमारे पास है, पेरेंट अमीबा के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, केंद्रक जिनको कहते हैं, उनके न्यूक्लियस में बहुत सारे डिवीजन आते हैं, बराबर। इतने सारे डिवीजन के बाद मालूम क्या, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियस है ना, ये धीरे करते करते क्या डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड होने के बाद ये जो अमीबा का जो सेल है, बाहर का जो सेल है, इन सेल से वो लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जब इनका पूरा सेल का डेवलपमेंट जब हो जाता है इनके न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस के बाद जब बाहर निकलते हैं तब क्या जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर अमीबास, जो हमारे किस में होता है, मल्टीपल फ्यूजन में। अब हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है बडिंग। बडिंग में एक और देखो, बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर में तो बडिंग ईस्ट में होगा, अगर मैं बात करूँगा मल्टी सेलुलर में तो बडिंग किस में होगा, हाइड्रा में। फिलहाल मैं यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास ईस्ट है, तो ईस्ट में बडिंग कैसे होता है, पेरेंट्स ईस्ट सेल, ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होता है, हल्का सा ब्लड आता है, ब्लड जिसको कहते हैं बडी कहते हैं, उसको बड समझ लो, बड हल्का सा एक कॉर्नर का एरिया, जब बड आता है ना इसमें, इस बड के जो पार्ट्स हैं इनमें हल्के से 2-3 छोटे छोटे बड्स आते हैं। बड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा चीज ना जो अपने सेंटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब क्या होता है इसमें ना, बहुत सारे सेंटर, देखो बहुत सारे सेंटर के सेल आ जाते हैं, तो 1 2 3 से बहुत सारे प्रकार के बड्स आएंगे। अब क्या होगा, इस सारे के सारे पार्टिकल, इनका अगर डेवलपमेंट अच्छे से हो गया तो ये सब मदर इससे अलग होकर खुद का अपना नया इंडिविजुअल जीवन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है मालूम, ये 3 टाइप्स कौन है, ये 3 टाइप वो है जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके 3 टाइप से, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। ओके, देखो आगे आपके इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके 3 टाइप से बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। अगर मैं बात करूंगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके 5 टाइप्स है। अब 5 टाइप कौन कौन से, एक हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, एक हमारा रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिर से बता रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, इन सब का डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है, और कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से प्रकार के टाइप में कौन सा एग्जाम्पल आता है आपको ये जरूरी है। जैसे आपको पता, अगर मैं बात करूँगा फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा करता है। आपको अगर मैं बोलूँगा रीजनरेशन प्लेनेरिया करता है, प्लेनेरिया। अगर मैं बात करूँगा बडिंग का, बडिंग हमारे पास है हाइड्रा, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास है पोटैटोस, और स्पोर फॉर्मेशन हमारे पास है फंगस या फंगाई, जिसको राइजोइड कहते हैं वो। अगर आपको पता होगा, सबसे पहला आपको फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, अगर आपके पास एक स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा का जो आइडेंटिकल पार्ट है, जो हाफ पार्ट है ना, ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड। जब ये पार्ट डिवाइड होगा तो ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो अलग अलग पार्ट्स है ना, ये डॉटर सेल्स ना, ये क्या करेंगे, अपने लाइफ को वापस स्टार्ट करते जीना, जैसे हो जाएगा वैसे। अगर आपको पता होगा रीजनरेशन ये कौन करता है, प्लेनेरिया, जिसको कहते हैं पुनर्जनन। एक ही प्रकार का एनिमल्स है, एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन कर सकता है पूरी तरह से। जैसे आपने देखा होगा शायद से, छिपकली या सैलेमेंडर वो भी करती है। अगर आपको पता है, जैसे इनकेस अगर वो ट्रैवल में
किसी मुसीबत में आ गई तो छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि अगर अगर समझो कि उसको कोई पकड़ रहा है या फिर वो वहाँ से भागना चाहती है तो उसकी पूंछ का जो वजन होता है, वजन उसको छोड़ने के बाद क्या उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। तो क्या करते मालूम है कि जो छिपकली है वो अपने टेल जो है पूंछ उसको क्या करते छोड़ देते हैं, तो उनकी जगह पर देखो कुछ दिनों के बाद वापस उनकी दूसरी टेल आ जाती है। तो ऐसी बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन करते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स नहीं आते, हम रीजनरेशन नहीं करते। तो देखो प्लेनेरिया क्या होता है, अगर समझो प्लेनेरिया में क्या होता है मालूम है, अब इसके किसी भी पार्ट से कितने भी टुकड़े करो ये अपनी पूरी बॉडी को फिर से बना ले। जैसे देखो ना, अगर ये मेरा प्लेनेरिया है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में मैंने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए इसके। अगर हम तो देखो आपको पता होगा कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये यहाँ पर है और ये पार्ट यहाँ पर है, बराबर। आपको इतना पता चलता होगा कि इस ऊपर के पार्ट से इसने पूरा नीचे का बॉडी बना दिया और नीचे के पार्ट से आपने अपनी पूरी ऊपर की बॉडी बना दी। तो देखो एकदम सेम टू सेम 2 आइडेंटिकल प्लेनेरिया तैयार हो गए। तो क्या होता है मालूम है, प्लेनेरिया के बॉडी के किसी भी पार्ट में आप किसी भी पार्ट में डिवीजन करो या कट करो, वो अपनी पूरी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेगा। अब तीसरा हमारे पास आता है देखो हाइड्रा बडिंग में हाइड्रा होता है। अब हाइड्रा क्या होता है समझे, क्या हाइड्रा है ना, हाइड्रा में होता है क्या है कि हाइड्रा जो है ना उसके ऊपर एक हल्का सा बड आ जाता है, बड जिसको कहते हैं, अगर ये हमारा पेरेंट्स हाइड्रा है, पेरेंट्स हाइड्रा है, उसके ऊपर हल्का सा एक बड आ जाएगा। अब बड क्या करे मालूम है, जब तक ये बड पूरी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता तब तक जो भी इसको इंपॉर्टेंट मिनरल्स विटामिन जो भी चाहिए रहेगा उसको, वो सब किससे लेगा, मदर हाइड्रा से। जब इसका प्रॉपरली इसका डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद क्या करता है, ये मदर हाइड्रा से अलग होकर अपना नेशन हाइड्रा जो है ना वो अपना इंडिविजुअल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। अब चौथा हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ये करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे ही नए यंग को पैदा करते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल, सबसे पहले एक ही एग्जांपल लिया हमें, पोटैटोस। आप जानते होंगे पोटैटो के ऊपर जो आइस होता है, आइस जिसको हम हेयर कहते हैं, उन्हीं हेयर या उन्हीं आइस से बहुत सारे पोटैटो आइडेंटिकली पैदा हो जाते हैं, बराबर। अब आपके पास हमारा जो लास्ट वाला होगा हमारे पास कैसे, स्पोर फॉर्मेशन लगभग सब लोगों ने देखा होगा, जिनको कहते हैं फंगस। अब फंगस कहाँ लगता है, जैसे ब्रेड पाव या किसी भी ऐसी चीज़ में जिनको आप बहुत दिनों तक रखे रहोगे, वो खराब होने के बाद देखो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का जो कवक जैसा आता है उसको हम फंगस कहते हैं। फंगस आने के बाद उसमें क्या होता है, फंगस जो एक ऐसे प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ कराता है, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो फंगस जो है ना वो किसमें होता है, स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 5 टाइप से, कौन कौन से, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सबके एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ मैं, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आपको समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में आपको पता होगा कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल 2 गैमेट्स होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम फॉर्म होता है, उसके बाद नए प्रकार के यंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। आपको पता होगा देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्या होता है, सबसे 2 जर्म सेल्स होते हैं, एक सेल हमारे पास मेल का होता है, एक फीमेल का होता है। आपको ये पता होगा कि उसके बाद अगर 2 मेल और फीमेल के जर्म सेल अगर मिक्स होंगे, बराबर, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम, उसके बाद हम लोग 9 मंथ का वेट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि नए प्रकार का यंग वन या फिर नया न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। आपको ये भी पता है क्या, आपको एक और चीज़ पता होगा, मेल और फीमेल में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन क्या होता है, जैसे आपको अब सिंपल भाषा में क्या समझाऊंगा मैं कि आप देखो, अगर मैं बात करूँ, आपको इतना पता होगा कि इन मेल एंड फीमेल, मेल के जो सेक्स हार्मोन का नाम होता है वो है XY और फीमेल का क्या होता है फीमेल का XX, ओके। अब आपको पता होगा कि मेल में 2 डिसिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलर मतलब XX और मेल में क्या होता है XY, बराबर। आपको ये पता होगा कि Y जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा X की तुलना में बड़ा होता है, Y वाला क्रोमोसोम। इसी वजह से आपको पता होगा मैक्सिमम जो बॉयज़ होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो Y वाला क्रोमोसोम है हमारे हाइट को ग्रो करने का भी काम करता है। इसी वजह से बॉयज़ एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा हाइट में बड़े होते हैं। आपको तो आपने ज़्यादातर देखा होगा मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तुलना में छोटी होती हैं। उनका रीज़न क्या है, उनके हार्मोन्स उनकी हाइट को थोड़ा सा रोक देते हैं। इसी वजह से आपको पता होगा कि फीमेल की हाइट बॉयज़ की हाइट की तुलना में थोड़ी छोटी होती है, पर सब नहीं, मिनिमम ऐसा होता है। आपको पता होगा ध्यान से कि इनकेस अगर मेल की तरफ से X क्रोमोसोम जाएगा X, तो फिर
क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम XX। इससे क्या होगा, इससे जो नया यंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो उसको हम कहते हैं फीमेल, या फिर हम कहेंगे उसको गर्ल, एक गर्ल पैदा होगी, बराबर। वही अगर मैं फीमेल से X और मेल से Y, तो क्या हो जाएगा XY, इससे क्या होगा बॉय। ये अब इतना आपको पता है कि अगर X और X जाएगा तो क्या हो जाएगा फीमेल, और X एंड Y जाए तो क्या हो जाएगा मेल, बराबर, बॉय एंड गर्ल। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्स का डिटरमाइन कौन करते हैं, मेल करते हैं, फीमेल्स नहीं करते। तो सेक्स का डिटरमाइन अगर मेल कर रहे हैं तो बहुत लोग को ये नहीं पता होता कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अगर जब बर्थ करते थे, बहुत सी लड़कियां जो होती है सिर्फ गर्ल्स को पैदा करती हैं, एक गर्ल 2 बार, ऐसे 2 बार 3 बार करते करते बहुत सी लड़कियां हो जाती हैं उनको। तो बहुत से जो वह मेल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लड़कियों पर या फिर अपनी वाइफ पर एक बर्डन डाल देते हैं कि हमें बार बार लड़की क्यों हो रही है। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, मेल। अब उनको पता होना चाहिए कि लड़का और लड़की होना हम पर डिपेंड होता है, मेल पर। वो फीमेल पर कोई भी उस प्रकार का बटन नहीं डाल सकते, लेकिन आजकल ऐसा करते हैं। आपको एक और चीज़ पता होगा कि हमारे पास टोटल 46 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, बराबर। अब आपको इतना पता होगा 46 क्रोमोसोम्स में हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम में, 23 पेयर में आपको इतना पता होगा कि 22 क्रोमोसोम्स लगभग हम मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं। 22 क्रोमोसोम एकदम सेम होते हैं। अब आपको पता 23 वाला, जो 23 वाला क्रोमोसोम है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिनमें अगर इसका पता कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 45 एंड क्रोमोसोम नंबर 46, जो ये 2 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 वाला नंबर यही जो है जो आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है कि वो जो गर्भ में है या फिर जो यूट्रस में है या फिर जो बेबी अंदर है वो मेल है या फीमेल है। तो ये कौन सा डिटरमाइन करता है कि द हार्मोन नंबर 23 पेयर वाला। और अगर बात करूँगा 45 एंड 46, ये वाला जो क्रोमोसोम या फिर ये वाला जो हार्मोन है ये डिटरमाइन करता है कि वो जो बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। अब आपको पता होगा कि मेल के जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का हार्मोन का नाम क्या है, ओएस्ट्रोजन। इन दोनों में एक और डिफरेंस है, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन होगा तो एज ऑफ 13, द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब हमारी एज 13 होगी, मेल में क्या होगा 13 की एज के बाद मेल में फेशियल हेयर, बॉडी इंलार्जमेंट, मसल बिल्डिंग, और उनकी जो वॉइस है थोड़ी हार्ड हो जाती है, ये मेल में। और फीमेल में क्या होता है, द एज ऑफ 13 फर्स्ट प्राइमेस्टर स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स, वो स्टार्ट हो जाता है उनको। ये स्टार्ट होने के बाद उनको देखो, अगर आपको एक और चीज़ पता होगा कि अगर किसी फीमेल बॉडी का, देखिए बताया था कि इन ह्यूमन मेल में मेल के हार्मोन का नाम है, हमारे जो मेल हार्मोन उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, बराबर। ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन काम आते हैं। आपको पता नहीं, देखो आपको पता चलना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये हमारा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इनमें देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होता है। एक हमारे पास है कॉर्पस ग्लैंड, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल। अब इनमें काम क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हमारा जो पेनिस है ना, एजुकेटेड डक्ट, ये यहाँ से होता है। अब क्या होता है, ये एक पार्टिकल है जहाँ से सीमेन और जिसको कहते हैं यूरिन, ये दोनों ही यहाँ से बाहर आते हैं। आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, ये आपका दिख रहा है ये वाला पार्टिकल और ये वाला, इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, जहाँ से हमारा जो स्पर्म है ना वो कंसिस्ट होकर आगे जाता है। आपको पता है ये सेमाइनल वेसिकल गेटवे का काम करता है। गेटवे मतलब गेट कीपर। जैसे आपको पता है कि हमारे स्क्रॉटम और उसके अंदर क्या है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, मेल स्पर्म बनता है। मेल स्पर्म जब आगे की तरफ जाएगा सबसे पहले रास्ता में कौन आता है, स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है, गेट कीपर है। जो अभी देखो आपको पता है कि यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आता है, बराबर, और स्क्रॉटम जो ना हमारा स्पर्म यहाँ से आता है, बराबर। आपको पता है दोनों एक ही समय नहीं आ सकते। तो ये गेटवे का काम कौन करता है, हमारा एपिडाइमिस। इसका काम क्या है, गेटवे का काम, कि अगर एक टाइम पे यूरिन इजेकुलेट हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, तो किसको रोक के रखेगा, वो स्पर्म को रोक के रखेगा। अगर स्पर्म जा रहा है तो यूरिन को रोक के रखेगा। ये दोनों काम करते हैं, बराबर। आपको एक और चीज़ पता चलना चाहिए कि हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर है, अगर ये ब्लैडर भरने के बाद हम इसको ज़्यादा समय रोक नहीं सकते, बराबर, क्योंकि हम इसको ज़्यादा समय रोक नहीं सकते। इसी वजह से क्या होता है मालूम है, आपका यूरिन इजेक्ट। आपको इतना पता होगा, ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास डायग्राम होना जरूरी है। डायग्राम के साथ आपको समझना क्या है, देखो एक और चीज़ कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो कैसा है। आपको पता है कि हेल्थ मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक कोई पर्सन जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है या स्ट्रांग है, उसे हम कहते हैं एक हेल्दी पर्सन, बराबर। अब उसमें हेल्दी पर्सन में एक और चीज़ हमारे पास क्या आता है मालूम है, देखो सेक्सुअल डिजीज़। सेक्सुअल डिजीज़ अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 2 डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या होता है मालूम है, हमारे पास मेल में सिफिलिस और फीमेल में गोनेरिया। और सिफिलिस और गोनेरिया होता क्या है, एक ऐसी बीमारी जो मेल और फीमेल दोनों में होती है, पर बैक्टीरिया के थ्रू।
अगर बैक्टीरिया के थ्रू कोई बीमारी होगा, उन बीमारियों में ये दो सबसे ऊपर है हमारे पास है, मेल में गोनेरिया, मेल में सिफिलिस और फीमेल में गोनेरिया। एक और बीमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम है HIV या एड्स। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने आपको इस चैप्टर में कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको सब बताएं। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, एक बार देखना है, एक बार पूरी वीडियो को आप देखो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसको पूरा बता दिया। तो ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने किस टॉपिक्स पे बात किया है। ये सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में, अभी जो आपका मार्च में एग्जाम आ रहा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी से आप इसमें रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।